नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गाड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी सर। सबकी निगाहें, ट्रंप की भी निगाहें, फ्रांस की निगाहें, जर्मनी की निगाहें, चाइना की निगाहें, पाकिस्तान की निगाहें, सबकी निगाहें थी इंडिया ईयू ट्रेड डील के ऊपर। पर मास्टर स्ट्रोक इंडिया ईयू ट्रेड डील तो था ही, पीछे में कुछ और हो गया बहुत बड़ा। और बाद में जब ट्रंप को पता चला तो बहुत रोए हैं, बहुत रोए। मजाक में। गिरधर सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है ये डील जो बैकग्राउंड में हुई और रातों रात हुई? जी गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों सबको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। ये 26 जनवरी को हुआ था और रशिया के साथ हुआ और $60 बिलियन की गैस की एक अग्रीमेंट हो गया। मतलब एनर्जी का, गैस ऑयल जो भी है उसका एक अग्रीमेंट हो गया। अब देखिए किसको वो लोग कौन बना रहा है। ये स्कॉट बेसेंट ने जब हम ईयू के साथ डील किया था उसके बाद उनका एक बयान आया था कि यूरोपियन यूनियन भारत से समझौता करके जेनोसाइड कर रही है। तो ये उनका बयान है ना। तो उसमें ऐसा है कि भारत जो है रशिया के साथ जो डील किया उसमें से तेल खरीदेंगे, रिफाइन करके फिर यूरोप को बेचेंगे। मतलब बाकी आप कोई भी थैली से कोई कप से आप पानी डालोगे वो तीर्थ नहीं बनेगा, शंख में डालोगे तो तीर्थ हो जाएगा। तो रशिया से डायरेक्टली उनको नहीं खरीदना है, बैन है। पर रशिया से भारत आएगा, भारत उसको पवित्र करेगा, उसको रिफाइन करके देंगे तो रशिया का तेल नहीं होगा, भारत का तेल हो जाएगा। तो ये चीज जो है यूरोप और भारत दोनों मिलके किया। मतलब ये सब मतलब बिल्कुल अमेरिका को उल्लू बना रहा है। ये इनके 50-25% जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, रशिया से तेल खरीद रहा है इसके नाते, तो उसको हम बस ऐसे ही मतलब एक्सपोज कर दिया ना। तो यूरोप हमसे रशियन तेल खरीद रहा है, डायरेक्टली नहीं खरीदता है, हम खरीद के फिर उसको रिफाइन करके यूरोप को देंगे। तो उसका एग्जम्पशन है, यूरोप खरीदने के लिए तैयार है क्योंकि उनको वाट लगी है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन काट दिया था डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी जो बाइडेन के कालखंड में ही काट दिया था उसको। इनके क्या कहते हैं उसको, एनर्जी पाइपलाइन जो है वो कट हो गया। इसीलिए उनके एनर्जी अभी जर्मनी में जाके देखिए 4 गुना ज्यादा हो गया उनका एनर्जी कंजम्पशन, मतलब रेट्स। तो वो उस रेट पे वो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उनके प्रोडक्शन इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, दुनिया में कहीं कोई उसके खरीदेंगे नहीं। तो ये सिचुएशन हो गया। तो उसको सस्ता एनर्जी चाहिए तो भारत दे रहा है उसको, वो भी रशिया से खरीद के फिर पीछे के दरवाजे से दे रहा है। तो एक्चुअली अमेरिका भी खरीदता था। अमेरिका में अभी भी एग्जम्पशन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर एग्जम्प्ट, भारत से जो हम ट्रेड करते हैं वो एग्जम्प्टेड है। तो कुछ रॉसनेफ्ट ऐसा 2 कंपनी को वो बैन लगा दिया, हम बाकी कंपनी से ले रहे हैं और रिलायंस नहीं खरीद रही है। तो स्कॉट बेसेंट बोलता है कि देखो भारत ने कम कर दिया। हाँ, रिलायंस ने कम कर दिया, मगर हमारे आईओसी एचपीसीएल खरीद रहे हैं पीछे से। तो ये है, तो मतलब एक पूरा एक ढोंग है, दिखावा है, ड्रामा है। हम जो करना है हम कर रहे हैं और अभी यूरोपियन यूनियन का भी मोहर लग गया उसमें। हाँ, आप रशिया से खरीदिए प्लीज। हाँ, ये यूरोपियन तो यूनियन रिफाइन ने करके करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पास तेल थोड़ी है, कहां से हम प्रोसेस करेंगे? क्योंकि अमेरिका उनको सब सस्ता तेल से काट के अमेरिका की तेल, अमेरिका की गैस उनको एक्सपोर्ट कर रहा था, बहुत महंगे रेट्स पे उसको एक्सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि अमेरिका का जो तेल बनती है ना टेक्सास में, वहां शेल गैस, शेल जो उनकी गैसोलीन बोलते हैं, जो भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो शेल टेक्नोलॉजी से बनती है। शेल टेक्नोलॉजी से जो बनती है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक तो प्रदूषण, पर्यावरण को नष्ट कर देती है, दूसरा जो है उसका क्या कहते हैं उसको, कॉस्ट जो है कम से कम उसको $70-80 पर बैरल नहीं, उस रेट पे नहीं बेचेंगे, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो ये क्या गेम चल रही है। तो वो सब जो जहां जहां से उनको सस्ता तेल मिलता है उसको काट दिया ताकि यूरोप पूरा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसीलिए वेनेजुएला की कैप्चर कर लिया, रशिया के ऊपर पाबंदी है, फिर ईरान के ऊपर पाबंदी है। ये 3 जगह से आपको सस्ते तेल मिल सकता है, उसको काट दिया। बाकी सऊदी और बेसिकली यूएस इज फोर्सिंग यूरोप टू बाय ओनली फ्रॉम यूरोप, जिससे वो पैसा कमा सके। मतलब इनका खून चूस के हम प्रॉस्पर करें।
करें। हाँ, ओनली फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से ही खरीदना है। नहीं तो जो भी अमेरिका के सामंत है, सऊदी हो या कतार हो, जो भी हो, जो रेट अमेरिका फिक्स करेगा उसी रेट पे उनको भी बेचना पड़ेगा। तो ये उनका चाल थी। तो अब यूरोप तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसका इकोनॉमी तो इतने तकलीफ में है, बहुत पीड़ा में है, तो उनको सस्ता एनर्जी चाहिए, भारत दे रहा है, तो उनको अकल आई है अभी। तो इसीलिए वो खुद इस एग्रीमेंट में उसको एग्जम्पशंस दिया है और हम वही करने जा रहे हैं। इसको बिल्कुल एक दिन पहले हमने अग्रीमेंट किया, 26 गणतंत्र दिवस के दिन हमने रशिया के साथ समझौता किया, अगले दिन हम यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया। क्या उनको पता नहीं थी? अर्सुला वॉन डर लेyen दिल्ली में ही बैठी हुई थी ना, कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि उनको पता थी, उनको बिल्कुल मालूम था कि हम वहां से खरीद के यहाँ प्रोसेस करके फिर यूरोप को बेचने वाले हैं, उनको पता था। तो ये चीज है। तो हम इसमें लॉस किसको है? अमेरिका को है भाई। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो इसके चलते हुए आप हमारे ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ डालते हो। हमसे ज्यादा यूरोप खरीद रही है। यूरोप में हर एक देश छोटा हमसे कम खरीद रहे होंगे, मगर पूरा यूरोप को इकट्ठा करके देखेंगे, भारत से ज्यादा यूरोप खरीद रही है अमेरिका रशिया से अभी भी। तो उनके ऊपर आप कुछ एक्शन नहीं लिया, चाइना के ऊपर एक्शन लेने का हिम्मत नहीं है आपका। तो बस ये तेल खरीदने की वजह से हमें 50% नहीं डाला है, हम डीडॉलराइज कर रहे हैं। इसीलिए हमें धमकाने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए वो डाला गया। तेल से कोई लेना देना नहीं था, खुद अमेरिका खरीद रहे हैं हमसे, फिर यूरोप भी खरीद रही है। तो ये खेल वो क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद एक ही अकेला खेल सकता है क्या? हम भी खेल सकते हैं। तो यूरोप को भी हमने समझा दिया, आप इनके साथ जाओगे तो यही होगा, आप कुत्ता पकड़ के नदी को पार नहीं कर पाओगे ना। तो हमसे आएंगे तो आपका ये मजबूती से आप रिश्ता रखेंगे तो आपको ये सस्ते तेल मिल सकता है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यूरोप एंड भारत। तो अभी उनका इंडस्ट्रीज जो है, उनको एक्सपोजर चाहिए, उनको लेबर चाहिए, वहां लेबर नहीं है। फालतू में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स ले आई है ना, वो क्या नाम है उसका, जर्मनी का चांसलर एंजेला मर्केल पूरा उस देश को बर्बाद करके छोड़ दी। कोई 80-90 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए उधर, एक काम का नहीं है। वहां की जो सोशल सिक्योरिटी है उससे वो जी रहे हैं, वो लोग जिहादी और ये सब बकवास बोल के वहां जी रहे हैं। तो उनको फोर्स चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए, क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस लेबर फोर्स चाहिए जो काम कर सकते हैं। वो भारत में ही मिलेगा उनको। यही किया ना इजराइल, क्या किया? जब हमास के साथ लड़ना शुरू किया तो अपने देशवासी जो है फ्रंटलाइन में चले गए थे। जिसका कोई दुकान था, कोई फैक्ट्री चला रहे थे, वो सब युद्ध में चले गए थे, काम करने के लिए कोई लोग नहीं थे। तो हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने उसको भेजा है। कोई 10-15 हजार लोग हरियाणा और यूपी से हमने भेजे हैं। वो हमारे पास स्किल्ड लेबर है। इसीलिए यूरोप को ये अकल आई है अभी धीरे धीरे से कि ये इतना नहीं चलेगा, हम अमेरिका के साथ जाएंगे तो उनका देखेंगे, हमें डुबा के फिर वो जिएगा। तो इसीलिए हम धीरे धीरे से भारत के साथ जाएंगे, ये उनको अकल आ रही है। तो इट्स मार्क कार्नी जो बोला है सही है, रप्चर हो गया। अभी रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो अमेरिका ने खड़ा किया था वो खत्म हो गया। अभी ये मत्स्य न्याय है, जो छोटा मछली है बड़ा मछली को खा लेगी, छोटा मछली बचना है तो वो झुंड में जाना पड़ेगा, ताकि एक बड़ा मछली उनको पकड़ नहीं पाएगी। तो इसीलिए वो बोल रहा है मिडिल पावर्स जो भी है, हम सब इकट्ठा होना है। मिडिल पावर कौन है? कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस, जो भी यूके, इटली, भारत, ये जापान, ये सब इकट्ठा होना है। मिडिल पावर से इकट्ठा होना। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? G2 करेंगे। चाइना है, हम है, पूरा दुनिया को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। आप वो हिस्सा आप खा लो, मैं ये हिस्सा मैं खा लूंगा। तो डॉक्ट्रिन भी रिलीज किया ना 9 दिसंबर में, अपना नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी रिलीज किया। वेस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा मेरा है। अरे भाई, अब ग्रीनलैंड का आपका ऑलरेडी फुल एक्सेस है, जो चाहिए जितने चाहिए आप वहां, आपके सेना, आपकी फौज, नेवी, एयरक्राफ्ट जो चाहिए वो लेके जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर, है ना। फिर भी आप ये पूछ रहे हो कि वो उसका टाइटल मेरे पास आना है, वो मुझे बेचना है और अमेरिकन टेरिटरी होना है। तो फिर जर्मनी में भी आपका ये है ना, ठिकाने हैं, कतार में है, यूएई में है, सऊदी में है, या सब यूनाइटेड स्टेट्स बन जाना है क्या? जापान में कितने हैं? तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना। ग्रीनलैंड आपको तो रोकी नहीं है, आप जो करना चाहते हो करो। आयरन डोम के लिए आपको कुछ रखना है,
कहा जाता है कि 600 न्यूक्लियर मिसाइल्स इन्होंने शायद बरी किए हुए या प्लान कर रहे थे बरी करने का ग्रीनलैंड में। जी। नहीं देखिए, पूरे यूरोप में है, इनके बहुत से हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ कहाँ छुपा है तो बोलते नहीं है, बट है, ग्रीनलैंड में भी है इनके। और आयरन डोम के चलते हुए कनाडा और ग्रीनलैंड, ये दोनों उनके लिए चाहिए होता है, क्योंकि रशिया से कोई मिसाइल फायर होती है, चाइना से कोई कुछ और होती है, तो अमेरिकन स्पेस आने से पहले उनको रोकने के लिए उनको चाहिए। अभी कोई रोक नहीं रहा है, कनाडा भी उसमें है, उसके मिलिट्री अलायंस में है, कनाडा भी आपको रोक नहीं रही है, जाके उधर लगा दो, न्यूक्लियर वेपन लगाना है, रडार्स लगाना है, एयरफील्ड लगाना है, करो, कौन रोक रहा है? ना कनाडा रोक रही है ना ग्रीनलैंड रोक रही है। तो ये है उनका G2 का सोच है, डोनाल्ड ट्रंप का। हम हैं, हम ये सब अड़प लेंगे, आप उस तरफ अड़प लो। इसीलिए ताइवान की बात होती है ना, ताइवान आने वाले साल 1.5 साल के अंदर उसको लेना ही लेना था। इसीलिए आज चाइना में जो हो रहा है, जांग यूशी को जो अरेस्ट किया, फिर वहां जो अथल पुथल हो रही है, पता नहीं, आज भी इतना क्लैरिटी नहीं है शी जिनपिंग के पकड़ में आया कि नहीं आया, अभी समझ में नहीं आ रहा। शायद पकड़ में नहीं है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत से विजुअल्स हमें देखने को मिल रहा है कि सेना पैदल चल रही है। ऑर्डर था शी जिनपिंग का, कहीं आप जहां है वहीं रहो, अब कहीं जाने का जरूरत नहीं है, फिर भी लोग जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है उधर समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों अरेस्टेड है नहीं है, वो भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो ये चीज दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस क्या थी? शी जिनपिंग ये कह रहा था कि आप ताइवान को उठा लो 1 साल 1.5 साल के अंदर, ये कह रहा था हम तैयार नहीं है, हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं कर सकते हैं, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो अभी G2 में भी अभी चाइना ये इस सिचुएशन पर आ गई है, तो अमेरिका को कौन अभी ट्रस्ट करेगा? तो दोनों की दोनों अभी तकलीफ में है। इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रही है। जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगी, फिर बहुत से प्लेयर्स इसमें आएंगे। तो भारत ट्रेडिशनली हम किसी के कैंप में नहीं जाएंगे, हम अपना देखेंगे, हम अलूफ मतलब नॉन अलाइंड रहेंगे, ये हमारी सोच है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज तक अमेरिका के दलवे चाटते रहे हम, अभी क्या करें? इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमारी पूरा सिस्टम इनसे इंटीग्रेटेड है, तो जाना हो तो कैसे जाना है, ये तकलीफ में ये लोग सब पड़े हैं। तो वी आर इन स्वीट स्पॉट, मगर सरकार को डिसीजंस लेना है। अभी भी हम तटस्थ रहेंगे, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, ऐसे रहेंगे, फिर प्रोबब्ली वी लूज एन अपॉर्चुनिटी। हमें कुछ ना करना ना, है, वी हैव टू डू समथिंग। दिस इज देखते हैं, अपॉर्चुनिटी, राइट? जी, थैंक यू सो देखते मच हैं सर अभी फॉर। क्या होगा। जी सर, प्लीज कंप्लीट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। दुनिया में अभी बहुत बड़ा एक मौका है भारत के लिए। ये मौका कैसे हम इसको पकड़ेंगे दोनों हाथ से, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आने वाले दिनों में ये अमेरिका तो नीचे जा रही है, चाइना भी वही हालत में है, तो इस गैप को कौन फिल करेंगे? भारत के पास मौका है, तो वो मौका हम पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में आएगी। ये तो कोई ना कोई शक्ति आके उसको फिल करेगा। वैक्यूम जो होगा, वैक्यूम ऐसे नहीं रहेगी ना, कोई ना कोई आके उसको भर देंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सरकार क्या करेगी आने वाले कुछ महीने के अंदर अंदर, ये देखने वाली चीज है। इकोनॉमी के बारे में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जो भी अग्रीमेंट्स हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। डिफेंस अग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं, बट नॉट एज एन अलायंस, बस खाली कोऑपरेशन कोऑपरेशन बोल रहे हैं, मगर नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत भी है। वी नीड टू हैव डिफेंस अलायंसेस या डिफेंस कोऑपरेशन, चाइना के खिलाफ हो या कोई भी हो, इन चीजों पे होना है। फर्स्ट साइन उसका हमने क्या देखा है, यूएई के साथ हमने जो किया है। यूएई 3 घंटा MBZ दिल्ली आया था, उस 3 घंटे में हमने क्या डिसीजन लिया, वो सऊदी अरेबिया के लिए एक चेतावनी थी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया, नेटो जैसा एग्रीमेंट। तो हम पूछ रहे हैं सऊदी अरेबिया से, भाई उसमें क्या हमारे लिए एग्जम्पशन दिया है कि नहीं दिया? हम और पाकिस्तान दोनों लड़ेंगे, क्या आप आके पाकिस्तान के साथ खड़ा होंगे क्या? या हमें एग्जाम कर दिया, हम दोनों लड़ेंगे तो आप बाहर रहेंगे? क्या है आपका, क्या अग्रीमेंट क्या है, बताइए। सऊदी अरेबिया बता नहीं रही थी, हमें टाल रही थी। हमने क्या किया, MBZ से रिश्ता कर लिया, तो चुपके चुपके हम कर लिया। अभी सऊदी अरेबिया की तो अभी वाट लग गई ना। क्या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों मिलके भी भारत के साथ लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं?
इतना हिम्मत है नहीं है उनके पास। सऊदी के पास तो ये अपनी आर्मी प्रॉब्लम नहीं है। है तो लड़ क्या बट आप पैसे जरूर दे सकते हैं अच्छे खासे। हाँ, पाकिस्तान से राहिल शरीफ गया ना उधर करने के लिए, मगर एयरफोर्स यूएई का एयरफोर्स बहुत तगड़ा है, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो जब आप इनके साथ समझौता करोगे यूएई के साथ, यू आर मतलब एक न्यूट्रल पार्टी नहीं रहे हैं। धीरे धीरे से वी आर ऑल्सो टेकिंग स्टैंड, ये ज्यादा होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, मैं बोलता हूँ भारत ने जो किया है यूएई के साथ। आने वाले दिनों में ऐसी वाली रिश्ते हम और करना है, क्योंकि अकेला आप किसी से लड़ नहीं पाओगे। चाइना के साथ आप अकेला जीत नहीं पाओगे, उनको रोक सकते हो मगर उनको हरा नहीं सकते हो। सेम थिंग यूएसए के साथ भी यही होगा। तो आप जब ये कोएलिशन बनाओगे, कोएलिशन में आपको भी कुछ जंगों में जाना पड़ता है, और जब आपकी जरूरत पड़ेगा तो कोई आना पड़ेगा, बट कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। यूए के साथ हमारी बहुत तगड़ा रिश्ता है। तो ये चीज है। अभी इमानुएल मैक्रोन भारत आने वाला है, जब इमानुएल मैक्रोन आएगा और क्या होगा देखना पड़ेगा। वी आर प्लेइंग डिफरेंट गेम नाउ, बट इसको नेक्स्ट गियर पे लेके जाने की जरूरत है। देन वी विल फिल दैट गैप। जो अमेरिका और चाइना का दोनों का जो घट रहा है ना, उनका जो कैपेसिटी, उनका जो इन्फ्लुएंस घट रही है ना, उसको भरने का क्षमता हमारे पास है। बट विल हैव टू वॉच। साइंस आर गुड बट वर्क इन प्रोग्रेस है, देखते क्या होगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड प्लीज डू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।